जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, विभक्ति और वचनों से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वस्तुओं का नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कहने का मतलब जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि को जाना जाता है, उस शब्द को क्या कहा जाता है? अब तो आपको मालूम हो ही गया होगा कि यहाँ पर ए विकल्प सही होना चाहिए, यानी उसको संज्ञा कहते हैं। हम आप सभी लोग क्या पढ़ के आए हैं? हम लोग रटते थे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब उस प्रकार से नहीं याद करना है, बल्कि इसको समझना है कि जिस शब्द से किसी को जाना जाता है उसको संज्ञा कहा जाता है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, संज्ञा से ही संबंधित। तो इसमें दिया गया है, संज्ञा के कितने भेद हैं? विकल्प दिए गए हैं 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी जो 5 भेद बताए गए हैं यह विकल्प सही है। अब ये कौन कौन से भेद होते हैं और उनके उदाहरणों को भी हम आपको बता दें। आइए सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा देख लेते हैं। तो दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा वहां पर होती है जब किसी का नाम, व्यक्ति विशेष का नाम लिया जाता है। अब यहाँ पर कोई आदमी ही नहीं हो सकता है, बल्कि कोई स्थान हो सकता है, कोई रचना हो सकती है इत्यादि। कोई चीज ऐसी हो जिसका कोई दूसरे का नाम ना हो, या हो भी लेकिन लोगों का ध्यान उस नाम को सुनने के बाद में उसी एक के प्रति जाए, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हम उदाहरण से समझ लें, जैसे दिया गया है राम, तुलसी, कामायनी, वाराणसी। तो जैसे ही राम का नाम लिया जाता है, वैसे ही त्रेता युग वाले राम की ओर ध्यान सबका चला जाता है। अब तुलसीदास के जैसे नाम लिया जाता है, तो वही राजापुर ग्राम में पैदा हुए तुलसीदास का नाम याद आता है सबको। अब जैसे कह दिया जाए कामायनी, जैसे ही कामायनी शब्द का उच्चारण किया जाता है, तो यही होता है, वही कामायनी है जो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। अब इसी प्रकार से स्थान का भी नाम ले सकते हैं, जैसे वाराणसी। तो वाराणसी का जैसे नाम लिया जाता है, बस एक व्यक्ति विशेष का नाम यहाँ पे आ जाता है, एक स्थान विशेष का नाम आ जाता है, तो इसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा वहां पर होती है जिस शब्द से किसी के जाति का होने का बोध होता है। अब ऐसे समझो, मान लो कोई कार है, तो कार कितने भी हो सबको हम कार ही कहेंगे। तो ये जो कार शब्द आया है ना, ये जातिवाचक हो गया। अब कोई भी कार हो सबको चूंकि कार कहा जाएगा ना। जैसे कहा जाए घोड़ा, तो घोड़ा कोई भी हो, काला हो, सफेद हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, हम सबको घोड़ा कहते हैं। तो ये एक प्रकार की जाति हो गई। जैसे हम लड़का कह दे, तो छोटा बड़ा लड़का कोई भी हो सकता है, गोरा हो सकता है, नाटा हो सकता है, पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, जितने भी लड़के हम सबको लड़का ही कहेंगे। तो ये जो लड़का है ना, ये एक प्रकार से जाति का बोध कराता है। जैसे इसी प्रकार से अध्यापक शब्द ले ले, तो अध्यापक कोई भी हो, आपको जो पढ़ाएं वो भी अध्यापक है, हमें जो पढ़ाएं वो भी अध्यापक है, हमसे छोटे वालों को जो पढ़ाएं वो भी अध्यापक है, किसी को भी पढ़ाते हैं वो अध्यापक होते हैं। तो ये अध्यापक एक जाति हो गई, इसी को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब तीसरा भेद देख लेते हैं, भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, भाववाचक संज्ञा वहां पर होती है जब जिस किसी शब्द से किसी के भाव के होने का बोध होता है। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कहते हैं वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो हमसे क्या करते हैं, एक जो प्रेम करते हैं वो प्रेम भाव ही तो होता है, इसको देखा नहीं जा सकता। आप इसको ऐसे याद कर लेना कि जहां पर किसी चीज के ना देखे जाने की बात कही जा रही होगी, मतलब ऐसी चीज जिसको ना देखा जा सके, वो एक प्रकार से भाव ही होता है। जैसे प्रेम की बात करें, दया कह दें, वो हम पर दया दिखाते हैं, हम उन पर दया दिखाते हैं, इत्यादि जो शब्द आ जाते दया के, प्रेम के, घृणा के, ईर्ष्या के, इसी प्रकार से जवानी के, इसका कोई रूप होता है भाई, व्यक्ति का रूप होता है, लेकिन जवानी का, बुढ़ापे का कोई रूप नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो जवानी, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी है, इसको हम देख नहीं सकते, इसके लक्षणों को देख सकते हैं, लेकिन इस चीज को नहीं देख सकते। तो एक प्रकार का ये भाव ही होता है और इसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा भेद है समूहवाचक संज्ञा। अब समूह इस शब्द से ही स्पष्ट है कि जहां पर एक से अधिक का होने का बोध होता है, उसी को समूहवाचक कहते हैं। जैसे कह दिया जाए, हमारे देश की सेना बहुत विशाल है।
ऐसे कह दिया जाए हमारे देश की सेना अन्य देशों से अलग है, तो जो सेना शब्द है इसमें एक तो व्यक्ति आया नहीं, एक तो सैनिक आया नहीं, इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, तो ये एक समूह का बोध कराता है। जैसे कह दे हमारे दल में बहुत बड़े बड़े नेता हैं या उस दल में बड़े बड़े नेता हैं, तो उस दल में कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो दल शब्द आया है, जो सेना शब्द आया है, यह समूहवाचक है। इसी प्रकार से पांचवा भेद हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा वहां पर होती है जब किसी चीज के, किसी वस्तु के द्रव्य होने का बोध होता है। कहने का मतलब जब किसी पदार्थ के होने का बोध होता है, जैसे लोहा, चांदी, पीतल, तांबा, ये सब क्या होता है, ये द्रव्य होता है। तो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तीसरा प्रश्न है पक्षी है, तो पक्षी क्या है, यहाँ पर लिंग के बारे में बताना, यानी पक्षी किस लिंग का शब्द है। तो जैसा कि पहला दिया गया है स्त्रीलिंग, दूसरा दिया गया है पुल्लिंग, तीसरा कह रहा है उपर्युक्त तो दोनों। वैसे ये तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, इनमें से कोई एक ही होगा। और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, यानी ये जो पक्षी शब्द ये पुल्लिंग होगा। इसी प्रकार से तोता, कौवा, उल्लू, खटमल, तिलचट्टा इत्यादि जो शब्द होते हैं ये नित्य पुल्लिंग होते हैं, यानी ये हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो चार विकल्प दिए गए हैं, यानी चार शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर एक ऐसा है जो स्त्रीलिंग है, बाकी तीन पुल्लिंग है। तो दिए गए हैं, पहले पे दिया गया है मोर, दूसरा दिया गया है गज यानी हाथी, तीसरा दिया गया है बटेर और चौथा दिया गया है गांव। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, यानी बटेर जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। पांचवा प्रश्न निम्नलिखित में से किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है। तो कहने का मतलब इसमें से एक ऐसा वाक्य है जो सही लिखा है, शुद्ध लिखा है, बाकी तीन गलत हैं। तो कौन सा होगा, पहला देखें हमारे होश उड़ गई, दूसरा दिया गया है मेरी होश उड़ गई, तीसरा है मेरे होश उड़ गए और चौथा दिया गया है मैं होश उड़ गई। तो यहाँ तो स्पष्ट है, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, यानी मेरे होश उड़ गए, यह वाक्य सही है। छठवां प्रश्न है लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में होता है। तो यह एक वचन वाक्य दिया गया है, इसका बहुवचन में बताना है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, पहला दिया गया है लड़कियां पढ़ती हैं, दूसरा दिया गया है लड़कियां पढ़ती हैं, तीसरा है लड़कियां पढ़ती है और चौथा दिया गया है लड़की पढ़ती हैं। तो दोस्तों यह जो प्रश्न है 2019 के पेपर में आया हुआ था। तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी लड़कियां पढ़ती हैं, यह बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न है चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है। तो चिड़िया का बहुवचन बताना है। विकल्प दिए गए हैं चिड़ियों, चिड़िए, चिड़ियों और चिड़िया। यह दोस्तों 2016 के पेपर में आया था प्रश्न। तो यह डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होता है। आठवां प्रश्न है ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इसमें क्या जोड़ा जाता है जो कि स्त्रीलिंग बन जाता है। वैसे यहाँ पर कुछ जोड़ा ही जाता है, आपको नहीं मालूम होगा तो हम अभी बताएंगे। विकल्प दिया गया पहला ठकुरानी, दूसरा दिया गया ठकुराइन, तीसरा ठकुरिन और चौथा दिया गया ठाकुरी। तो वैसे ठाकुर शब्द में आइन जब प्रत्यय लगा देते हैं तो ठकुराइन हो जाता है, तो यानी यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। इसी प्रकार से पंडित शब्द में जब स्त्रीलिंग उसको बनाना हो तो आइन जोड़ते हैं तो हो जाता है पंडिताइन। चौधरी शब्द में भी उसको भी स्त्रीलिंग बनाने के लिए आइन जोड़ते हैं तो वो हो जाता है चौधराइन। इस प्रकार से ये शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गए। दोस्तों यह भी प्रश्न 2016 के पेपर में आया हुआ था। नवा प्रश्न है हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है। पहले यहाँ का देख लें, उसके बाद में हम संस्कृत वाला भी साथ साथ में बताते चलेंगे। दोस्तों यहाँ विकल्प दिया गया है 8, दूसरा है 10, तीसरा है 12 और चौथा दिया गया है 14। तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी हिंदी में जो कारकों की संख्या है वह है 8 और जबकि संस्कृत में 6 ही कारक होते हैं। आइए इसी के साथ में कारक का अर्थ भी समझ लेते हैं। दोस्तों जब वाक्य में जिस शब्द का क्रिया के साथ सीधा संबंध बतलाया जाता है तो वह कारक कहलाता है। 10वां प्रश्न है मैंने पत्र लिखा, इस वाक्य में पत्र कौन सा कारक है।
तो यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर पहला दिया गया कर्ता, दूसरा संबंध है, तीसरा कहा गया कर्म और चौथा दिया गया है करण। जो कुछ लिखा जाता है, जो कुछ लिखा गया वो कर्म किया गया है, यानी यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? विकल्प दिए गए करण, संबंध, संप्रदान या अधिकरण। तो वह कार मेरी है, कैसा वाक्य लग रहा है आपको? कोई संबंध दिख रहा है? हाँ जी, संबंध नहीं है, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर जो मेरी शब्द आया है, प्रश्न इसी पर आधारित है, यानी इसी के बारे में पूछा गया है। तो यह जो मेरी शब्द है, यह संबंध कारक का है। लिंग किस भाषा का शब्द है? ये तो बिल्कुल अलग सा शब्द आ गया ना आप लोगों के सम्मुख। वैसे कठिन नहीं है, बहुत ही इजी है। तो विकल्प दिए गए हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत अथवा जर्मन। तो वैसे तो यहाँ पर दो विकल्प बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएंगे, यानी अंग्रेजी और जर्मन। बाकी जो दो बचे हैं, इनमें से सी विकल्प सही है, यानी लिंग शब्द संस्कृत का है और ये जो लिंग है खुद पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। 13वां प्रश्न है, नमः शिवाय पद में कौन सी विभक्ति है? तो विकल्प दिए गए तृतीया, चतुर्थी, पंचमी अथवा षष्ठी। यह प्रश्न दोस्तों 2016 के पेपर में आया हुआ था, तो इसके बारे में यह सही हो जाएगा बी विकल्प, यानी नमः शिवाय जो वाक्य आया है, इसके शिवाय में चतुर्थी विभक्ति है। हम आपको बता देते हैं दोस्तों, जब किसी को नमस्कार किया जाता है, किसी के लिए स्वाहा बोला जाता है, किसी को स्वस्थ बोला जाता है, मतलब किसी का कल्याण होना बताया जाता है, तो उन सब जगहों पर चतुर्थी विभक्ति होती है। दोस्तों हमने हिंदी और संस्कृत में कारक और विभक्तियों को पहचानने के ट्रिक बता रखी है। उस वीडियो को यदि आपने ना देखा हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है हमने, तो उससे जाकर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो कारक और विभक्ति से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, यानी आपको बखूबी पहचानना आ जाएगा। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं, राज्य शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं प्रथमा, तृतीया, पंचमी अथवा सप्तमी। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो जाएगी, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। साथियों हम ट्रिक बताते हैं आपको, जहां कहीं भी अंत में आ जाए, जैसे राज्ञा आ गया, ज्ञा वाला आ गया है ना, इसी प्रकार से पित्रा आ जाए, मात्रा आ जाए, कहीं अंत में एन लगा हो, जैसे रामायण, पुस्तकेन इत्यादि, अथवा अंत में भी है लगा हो, या अंत में आय की मात्रा के बाद में विसर्ग लगा हो, तो वो अक्सर शब्द तृतीया विभक्ति के ही होते हैं। अब जहां कहीं भी पित्रा, मात्रा इत्यादि आ गया, अंत में एन लगा हुआ वाला कोई शब्द आ गया संस्कृत का, तो वहां पर तृतीया एक वचन होता है। और जहां कहीं भी लगा होता है किसी शब्द के अंत में और आय लगा होता है, यानी आय की मात्रा के बाद में विसर्ग, तो वो तृतीया बहुवचन का रूप होता है। इसी प्रकार से हमने ट्रिक से सब कुछ बता रखा है, उस वीडियो को आप देख लेंगे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये बिल्कुल आप श्योर रहिए। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, विभक्ति चिन्ह और कारक का कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा गलत है, उसको पहचाना जाए। ए पर दिया गया से करण कारक, बी पर दिया गया है के संबंध कारक, सी पर दिया गया है में संप्रदान और डी पर दिया गया है से अपादान। तो दोस्तों यहाँ पर से विकल्प सही हो जाएगा, यानी जो में आया है यह संप्रदान कारक का चिन्ह नहीं होता है, बाकी सब विकल्प सही है। आइए कारक और उनके चिन्हों को याद करा देते हैं। देखिए पहला जो कारक होता है उसको कर्ता कहते हैं, मतलब जो काम करने वाला होता है उसी को कर्ता कहा जाता है, इसका चिन्ह ने होता है। और जो कोई काम हो रहा होता है, जो कुछ किया जाता है वो कर्म होता है, उसका चिन्ह को होता है। फिर जिसकी मदद से कोई काम हो रहा होता है, जिसकी सहायता से कोई काम हो रहा होता है, जब कोई साधन के रूप में आ जाता है, यानी किसी कार्य की सहायता कर रहा होता है, वो करण कहलाता है। ठीक है, करण का हो, या इसको ऐसे समझ लो उपकरण, और उपकरण क्या करता है, वो साधन का ही काम करता है। इसका कारक चिन्ह से के द्वारा होता है।
फिर संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह को के लिए होता है। अब देखिए यहाँ पर भी को आ गया है, इससे पहले कर्म में भी को आया था। वो जो कर्म में को आया था उसको हम पहले बता देते हैं। देखिए जब कोई काम हो रहा होगा उसको तो कर्म कहते हैं, लेकिन जब किसी को कोई वस्तु दी जा रही होती है तो वहां पर वो कर्म वाला को नहीं होता है बल्कि संप्रदान वाला को होता है, ठीक है। या जिस किसी को नमस्कार करेंगे तो वहां पर भी संप्रदान वाला को माना जाता है, यानी वहां पर संप्रदान कारक होता है। आगे देखते हैं अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह से होता है। इससे पहले आपने करण में भी से देखा था, लेकिन करण वाला हमने बताया था कि वो साधन के अर्थ में होता है, वो मदद के अर्थ में होता है, वो सहयोग के अर्थ में होता है, उसकी सहायता से कोई काम हो रहा होता है ना, इसलिए वो करण कहा जाता है। लेकिन ये जो अपादान वाला होता है, यानी जो कहो कि से का चिन्ह जहां कहीं हो और वहां पर किसी चीज का हटना दूर होना बतलाया जाता है तो वहां पर मान लिया जाता है कि ये से अपादान कारक का चिन्ह है, ठीक है। और फिर संबंध कारक का चिन्ह काकी के रारी रे होता है। जितने भी दोस्तों संज्ञा शब्द होते हैं सबके साथ में काकी के लगता है जब संबंध बतलाया जा रहा होता है। और जो ये रारी रे आया है यह सर्वनाम के साथ में जुड़ता है। ये सभी सर्वनामों के साथ में रारी रे नहीं जुड़ता है बल्कि कुछ के साथ में जुड़ता है और कुछ के साथ में काकी के ही जुड़ता है। तो इस प्रकार से काकी के रारी रे जो होता है ये सभी चिन्ह संबंध कारक के होते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अधिकरण कारक का चिन्ह में पेपर होता है। मतलब जहां कहीं भी किसी स्थान पर कोई कार्य हो रहा होता है या किसी स्थान पर की बात हो रही हो तो वहां पर भी पे आ जाता है। किसी के आधार की बात की जा रही होती है तो वहां पर भी पर आ जाता है, में आ जाता है, तो वो वहां पर अधिकरण कारक होता है। फिर आइए अंतिम देख लेते हैं कारक संबोधन। इसका कारक चिन्ह हे, अरे, भो इत्यादि सब होते हैं। यानी जहां कहीं भी विस्मय, आश्चर्य, दुख प्रकट करते हैं तो वहां पर संबोधन कारक हो जाता है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और पसंद आएगा तो आप इसे लाइक करेंगे। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो में, अगला टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।